गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है सॉल्यूशन द विषय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको आपके जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, और साथ ही में रिवीजन सीरीज भी करवा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को एंड तक देख के आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और कल दो बच्चों का फीडबैक आया था, एक थी ज्योति कुमारी या फिर ज्योति दुबे थी। सॉरी बच्चा, मैं नाम याद नहीं रख पाता क्योंकि मैं बस फर्स्ट नेम देखता हूँ किसका अच्छा कमेंट आया है और बस मैं ऐसे ही देख देता हूँ। तो वो भी आया था, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बच्चा। बस इस वीडियो को आप शेयर करके औरों तक पहुँचाइए कि उनको भी पता चले कि हाँ आयुष सर हैं जो सबसे बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, एकदम लेटेस्ट अपडेट टू अपडेट, और रिविजन भी करवाते हैं एक हफ्ते का। ओके चले आगे बढ़ते हैं। और अक्षय यादव तो हमेशा ही बच्चा कमेंट करता है, मुझे लगता है कि वो बहुत एक तरह से देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है, और सही बात है, अच्छा होना भी जरूरी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। फरवरी 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है हमारी, अब इन्होंने क्या करा है कि किस देश की G20 प्रेसिडेंसी होती है ना, उसके तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने G20 की बैठक में, वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने फरवरी 2022 के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया है। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स में पहली बार लिया है। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया में जो ये G20 का सम्मेलन हुआ है यहाँ पे लिया है। अब जो 17 फरवरी 2022 है, इनमें वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी जो है इसके तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक में भाग लिया। तो आपको भी मालूम है G20 का हिस्सा जो है इंडिया काफ़ी पहले से था, मतलब अगर देखा जाए तो। और आगे बढ़ते हैं। वह वर्तमान वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर 2022 के लिए G20 प्रतिमाकताओं पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय बैठक के दौरान सत्रों में शामिल होंगी। तो आपको पता चल गया ये चीज़। और राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्ष हैं, इनके 17वें G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में जो होने वाला है इंडोनेशिया में आयोजित होगा। ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन है। ओके, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये तो होने वाला तो नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में ही, तो फिर 17 फरवरी को कैसे हो गया। अब इसमें ये बैठक में भाग लिया है, भाग लिया इन द सेंस 17 फरवरी को भाग लिया कि कुछ प्रेसिडेंसी हुई होगी, वोटिंग हुई होगी, तो इन्होंने भाग लिया। तो यही जो चीज़ है ना G20 वित्त, ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, एज अ वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, इंग्लिश वाले बच्चे अगर पढ़ते हैं तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने इंडिया की तरफ से यहाँ पे भाग लिया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन डिलीवरी जो टैग है, ये फर्म स्काई एयर, इस फर्म का नाम है ना, इसके साथ करार किया है, मतलब हाथ मिलाया है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने ये चीज़ काम करा है, किसके साथ, स्काई एयर के साथ। अब जो ड्रोन डिलीवरी टैग है, फर्म स्काई एयर ने हिमालयी राज्यों में दवाओं और कृषि वस्तुओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम किया। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोस में बताया, तो इसलिए मैं आज आपके लिए नहीं लाया, तो आपको बोरिंग लगने लगेगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों नहीं लाया। अब जो राज्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी के तहत है, स्काई एयर ने चंबा जिले में 3 दिवसीय परीक्षण शुरू किया है। अब ये दवाइयों की जो वास्तविक समय पर डिलीवरी की सुविधा के लिए अपने प्रमुख ड्रोन स्काईशिप 1 का उपयोग कर रहा है। ओके, और बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, यानी जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में उसमें ज़रूर बताइएगा कि जो इसमें रिपीट होती हैं चीज़ें, जैसे स्टैटिक जी के जो हो गया आपकी पूरी की पूरी, वो मैं लेके आऊँ बार बार कि नहीं लेके आऊँ। देखिए बार बार लाने का तो मेरा मन करता है, क्यों, आपका स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता चलेगा हिमाचल प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश का क्या है, मुंबई का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, ये सब जैसे रोज़ रोज़ होता रहता है ना ये चीज़, ये सब आपको पता रहेगा। स्टैटिक जीके के करंट अफेयर के माध्यम से आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। मैं तो यही सोचता हूँ, बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। भले ही बोरिंग लगेगा लेकिन आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा।
फरवरी 2022 में डार्क नेट ने जो इसके माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का विरोध करने हेतु जो समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस सरकार संस्थान ने एक डार्क थॉन है, ये क्या बोलते हैं, डार्क वेब के बारे में सबने सुना होगा। ओके, डार्क वेब। अब जो ये ई है यहाँ पे, अब जो डार्क वेब है और मैराथन है, मैराथन पता है ना क्या होती है, पढ़ाइयों की भी मैराथन होती है, तो डार्क एथॉन, डार्क थॉन, मैराथन और डार्क वेब को मिला के बनाया 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये किसके द्वारा करा गया है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा करा गया है, तो एनसीबी के द्वारा गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये भी सही है, इनसे कातिल तो पकड़े जा नहीं रहे हैं फिलहाल, तो यही कर ले तो भी बढ़िया है। अब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों जो तस्करी है इसका विरोध करने हेतु समाधान खोजने के लिए जो डार्कथॉन है 2022 का है, ये आयोजन कर रहा है। ओके, अब इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, अब जो इसका उद्घाटन है 15 फरवरी 2022 को हुआ और 22 अप्रैल तक 3 चरणों में आयोजित किया गया, यानी 3 चरण हुए हैं इसके। अब जो पहले विजेता के लिए पुरस्कार राशि थी होती है 2.5 लाख रुपए, उप विजेता के लिए 2 लाख रुपए और तीसरे विजेता के लिए 1.5 लाख रुपए। ओके, तो आपको ये पहले विजेता, दूसरे और तीसरे विजेताओं की जो ये राशि है जीतने वाली, इसको आपको याद रखना है। चौथे और पांचवें स्थान के लिए जो सतवाना पुरस्कार है प्रत्येक के लिए 25,000 रुपए है, यानी चौथे और पांचवें के लिए भी, यानी 1 से लेके 5 तक के लिए पुरस्कार है। अब इससे अतिरिक्त क्या आ सकता है कि छठे और सातवें पोजीशन पे जो आए हैं उनका नाम दे देंगे आपको और पूछेंगे कि इसके बारे में ही पूछेंगे, इससे अलग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कि इनको कितनी राशि मिली है, तो आपको बताना है कि नहीं मिली है। नन ऑफ दिस भी आएगा, नोटा। ओके, नन ऑफ दी अबव ऐसे भी आ सकता है। बाकी 1 से लेके 5 तक का आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानते हैं। मुख्यालय कहाँ पे इसका, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था, 1986 में। महानिदेशक कौन है, सत्यनारायण प्रधान के वर्तमान के अनुसार, यानी फरवरी 2022 के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फरवरी 2022 में पर्यटन मंत्रालय में जो एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करा है, तो इसका आंसर है अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब पर्यटन मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड यानी AAAL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOT यानी मेमोरेंडम ऑफ टेकिंग संयुक्त घरेलू प्रचार के समान उद्देश्य को प्राप्त करने और जो AAAL है गतिविधियों के तालमेल की आवश्यकता पर विचार करने के लिए इन्होंने समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है। अब जो मंत्रालय है समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होने के लिए यात्रा पर्यटन हितधारकों को एक साथ लाएगा। ओके, अब जो नागरिक विमान महानिदेशालय है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आता है, हर बार आता है। मुख्यालय नई दिल्ली में। विमान मंत्री सबको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसको नहीं पता वो याद कर लीजिए। उप मंत्री हैं VK सिंह, महानिदेशक है अरुण कुमार। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको, क्योंकि ये भी GK का ही पार्ट है और सबसे बड़ी बात तो ये GS का भी पार्ट है और सबसे बड़ी बात कि ये GA का भी पार्ट है। अब कुछ बोलेंगे कि GK के अंदर ही आता, नहीं। जनरल नॉलेज अलग होती है, जनरल स्टैटिक्स अलग होती है, जनरल अवेयरनेस अलग होती है। अवेयरनेस जो आपको अभी मिल रही है यानी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयर जो हाल ही में ही चीज़ें हो रही हैं, तो जनरल जो अवेयरनेस होती है वो करंट अफेयर्स के अंदर आती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। जनरल जो स्टैटिक GK होती है वो ये सब है कि करंट अफेयर्स के साथ आपको स्टैटिक GK यानी जो इसमें पूछा गया वो आपको मिल गया, यानी स्टैट रिलेटेड है, समझे। ये सारी चीज़ें भी होती है। और जो GK होता है उन सब के अंदर ही आता है, यानी इसके अंदर हिस्ट्री भी आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो मैं आपको पढ़ा रहा था जिस पे आपने थोड़ा सा अपना रुचि नहीं दिखाया, नहीं तो मैं आपको तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ख़त्म करवा देता है SSC और जितने भी बच्चे हैं NDA के बच्चे उसके हिसाब से, लेकिन आप करंट अफेयर से ही पढ़िए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो 16 फरवरी 2022 को भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र, अंडमान और निकोबार पर ये करा गया। अब जो अंडमान और निकोबार कमान है ANC ने 16 फरवरी 2022 को पोर्ट ब्लेयर जो हवाई क्षेत्र है इसके संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन करा। अभ्यास का जो उद्देश्य था वो विभिन्न जो आकस्मिकताओं जैसे आतंकवादी हमले, बंधक संकट और हवाई क्षेत्र या अन्य जगहों पर जो अपहरण कर लेते हैं यानी हॉस्टेजेस बना लेते हैं ना, हॉस्टेज होते हैं, जैसे इजरायलियों के साथ हुआ था, तो इजराइल ने
जो अफ्रीका के थे उनको मार के अपने हॉस्टेज वापस ले लिए थे। हालांकि इसराइल के भी 1-2 गए थे। क्रॉस फायरिंग में ये सब मुमकिन होता है, जाते हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है और इसकी जो परीक्षण करना था, इसकी तैयारी वगैरह करी है इन्होंने। जो INS यानी इंडियन नेवल शिप है वो उत्कृष्ट और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन रात अभ्यास जो है इसका किया गया है, यानी दिन रात। अब देखिए डिफेंस वाले बच्चों के लिए कितना बढ़िया है। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी जो है दिखाई है? देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली वाटर टैक्सी है। अब इसके बारे में तो डिटेल फॉर्म में आपको पढ़ना जरूरी है, जिससे कि आपको पता चल गया है इम्पोर्टेंट क्यों। अब जो 17 फरवरी 2022 को केंद्रित पोत परिवहन मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। जुड़वा शहर है मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। अब 8.37 करोड़ रुपए की परियोजना वर्तमान में 3 मार्गों पर चलेगी और राज्य और केंद्र जो प्रत्येक ने खर्च करा है 50% तक साझा किया। शुरुआती चरण में इन मार्गों पर जो है 7 स्पीड बोट चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गूगल ने फरवरी 2022 में अपने जो वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है इसके शीर्ष शोधकर्ताओं में से जो एक के रूप में होता है इसे नामित करा गया? तो इसका आंसर है अमन पांडे को करा गया है। अब गूगल ने इंदौर स्थित एक तकनीकी विशेषज्ञ को अपने जो ये VIP होता है इसके शीर्ष शोधकर्ताओं में एक रूप से नामित करा गया है। एक भारतीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और जो संस्थापक होते हैं CEO के अमन पांडे ने 2021 में एंड्रॉयड में 232 जो भेद्यताओं को प्रस्तुत किया था। अब गूगल ने एक चीनी एंड्रॉयड सुरक्षा शोधकर्ता यू चेंग लिन जियोन जिन्होंने 2021 में कुल 128 वैध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उससे भी विशेष उल्लेख किया है। उसका भी मतलब एक तरह से विशेष उल्लेख करा है, समझे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 G अशोक कुमार को करा गया है। किस चीज में करा गया है? इसके रूप में, किसके रूप में? समुद्री सुरक्षा, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के रूप में। अब जो की पॉइंट्स क्या है इसके, यानी डिटेल फॉर्म में, सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती करने के लिए वाइस एडमायरल है ये सेवानिवृत्त G अशोक कुमार यानी G अशोक कुमार, ये G उसके लिए नहीं है जो जी बोलते हैं। G अशोक कुमार यानी इनका पूरा नाम है G अशोक कुमार को भारत का पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त करा गया, राष्ट्रीय है ये। ओके, नौसेना के पूर्व उप प्रमुख थे इसलिए इनको सेवानिवृत्त का टैग दिया गया है। NMSC यानी NSA अजीत डोभाल जो है इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय के काम करेंगे। ये जो पोस्ट है 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के 14 साल बाद बनाई गई है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं, इंदौर में जल्द ही लगभग कितनी बसें जो है कचरे से उत्पाद होने वाली जो बायो CNG होती है इस पर चलेंगी और बायो CNG का एक संयंत्र में बनेगी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2022 में किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 400। अब जो इंदौर में जल्द ही लगभग 400 जो बसें कचरे से उत्पन्न होने वाली बायो CNG होती है उस पर ये बायो CNG से एक संयंत्र में बनेगी। प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2022 को यह किया जाएगा उद्घाटन। अब जो सार्वजनिक निजी भागीदार है PPP यानी मोड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इंदौर नगर निगम में जो ट्रेचिंग ग्राउंड के 15 एकड़ में इस संयंत्र की स्थापना की गई है। अब ये दक्षिण एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र होगा, दक्षिण यानी साउथ। अब जो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कौन सा देश पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा? तो इसका आंसर है इंडिया। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक कौन सा देश पहली बार करेगा? तो ये है इंडिया। ओके, अब जो की पॉइंट्स यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये भारत के आगामी G20 प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पहली बार G20 का अध्यक्ष करेगा जिसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ ही होगा, यानी G20 इंडिया में ही होगा
अध्यक्ष रहेंगे इसके, और जो इसका समापन होगा वो भी इंडिया में ही होगा। तो सोचिए कितने गर्व की बात है कि अब जो बाहर के देश हैं वो इंडिया को एज अ मार्केट नहीं देख रहे हैं। अब जो इंडिया ना देश का सबसे चौथा बड़ा मार्केट है, मार्केट नहीं देख रहे, अब इसको एज ए लीडर के रूप में देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब तो 11 फरवरी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बात्रा को बोर्ड में शामिल करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तो इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये एक तरह से मान लीजिए कि रिवीजन में भी आएगा ही आएगा। इसका आंसर वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 एडिडास है। आपको वो हालांकि नहीं पता होगा पर पता रहना चाहिए, क्योंकि वैसे तो न्यूज़ में ये आ चुका है, एक तरह से मान लीजिए कि थोड़ा सा पुराना है ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब एडिडास ने भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मनिका कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ITTF विश्व रैंकिंग विमेंस डबल्स में शीर्ष 10 और जो मिक्स डबल्स में होता है 15वें प्रवेश करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, और ITTF रैंकिंग के शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली भी पहली भारतीय महिला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। गायक संगीत निर्देशक बप्पी लहरी जो है, देखिए मैंने आपको बताया था कि बप्पी लहरी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी वो सब मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। अब इनकी मृत्यु निम्नलिखित में से किस विकार के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है, चलिए बताइए। आपको हालांकि तो पता चल गया होगा, पर इसका आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपेनिया। भी बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बीमारी नहीं होती है। अब जो गायक संगीत निर्देशक बप्पी लहरी हैं, इनका 15 फरवरी को 2022 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु इस बीमारी के कारण हुई थी। 1970 और 1980 के दशक में जो डिस्को डांसर चलते और शराबी जैसे फिल्मों के लिए लोकप्रिय गीतों की रचना की थी। इन्होंने बॉलीवुड में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हिंदी सिनेमा में इनका आखिरी गाना था 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए बंक्स। ओके, चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करिए। और ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव आती है, सुबह 6 बजे लाइव डेली, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उठ जाइए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको 1 से 2 दिन बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।